Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज हम CBSE क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करेंगे। ये क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का 4th टॉपिक जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The articles in the exhibition were collected from different part of the country. कुछ बच्चे कहाँ गए हैं? एग्जीबिशन में गए हैं जहाँ पे हाथ से बनी हुई चीज़ों का प्रदर्शनी लगी है, एग्जीबिशन लगा है, ये लोग वहाँ गए हैं। जो भी आर्टिकल्स एग्जीबिशन में हैं वो कंट्री के अलग अलग, इंडिया के अलग अलग भागों से लाए गए हैं। मोना picked up a bag and exclaimed, "There is a beautiful handbag. Yes, it is made from jute," the teacher said. मोना ने एक बैग उठाती है मोना और कहती है ये तो बड़ा सुंदर हैंड बैग है। तो टीचर कहती है हाँ, ये जूट से बना है। डू यू सी दीज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स? टीचर कहती हैं क्या तुम ये डलिया, बास्केट्स और ये लैम्प शेड्स और ये चेयर्स देख रही हो? ये सब के सब केन और बैम्बू से बने हैं, ये बांस से बने हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। टीचर कहती हैं कि ईस्टर्न और जो नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन है, मतलब ऐसी जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है, इंडिया के उन भागों में क्या उगाया जाता है? बांस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। See this beautiful scarf, the teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred in the mulberry trees. जैसी एक सिल्क से बने हुए स्कार्फ को देखकर एक्साइटेड है। वो कहती है कितना ब्यूटीफुल स्कार्फ है। तो टीचर कहती है कि ये स्कार्फ उस सिल्क से बनाया गया है जो कि सिल्क वर्म से आता है। सिल्क वर्म को मलबरी के पेड़ों पर पाला जाता है और उसके बाद उनसे सिल्क बनता है। The children understood that plants provide us with very different products that we use in a day-to-day life. तो चिल्ड्रन इस सब देखकर और टीचर की सारी बात समझ के ये समझ गए कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि हम डे टू डे रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। ये साइड में पिक्चर है सिल्क वॉर्म की, जो मलबरी के पेड़ों पर इन्हें पाला जाता है और फिर इनके जो कोकून्स बनते हैं, अपने प्रोसेस सुना होगा कि पहले कैटरपिलर होते हैं और कैटरपिलर से क्या बन जाते हैं? बटरफ्लाई बन जाते हैं या फिर मॉथ बन जाते हैं। तो ये जो कन्वर्जन होता है, कोकून ये बनाते हैं, उस कोकून से ही सिल्क निकलता है। तो हमने ऊपर की जो ये इवेंट था, एग्जीबिशन था, उससे क्या सीखा कि प्लांट्स बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए नेचुरल वेजिटेशन को ठीक से पढ़ते हैं। Natural vegetation and wildlife exists only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. पिछले चैप्टर्स में भी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ स्फेयर्स होते हैं, जैसे लिथोस्फेयर सारी ज़मीन लिथोस्फेयर के अंदर आती है, हाइड्रोस्फेयर में सारा वाटर बॉडीज़ और पानी आता है सारा, एटमॉस्फेयर में सारी एयर आती है। तो इन सबको जो एक जगह कनेक्ट करता है वो होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में क्या चीज़ें आती हैं? वो चीज़ें सारी लिविंग चीज़ें आती हैं बायोस्फेयर में, यानी प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. Biosphere में living चीज़ें जो होती हैं वो interdependent होती हैं, आपस में एक दूसरे पर dependent रहती हैं सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। This life supporting system is known as ecosystem, और इसी life supporting system को हमने पढ़ा था, ecosystem बोलते हैं। Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। प्लांट हमें लकड़ी देते हैं, टिम्बर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं रहने के लिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि सॉइल में ही सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल इन योर स्टडीज।
उस सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जो सॉइल हमें सब कुछ ग्रो करने देती है, सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। और स्टोरेज, जो अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज होता है वो भी सॉइल के अंदर होता है। और फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइल ऑयल, गम और जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं ये सब उसी पर ग्रो करता है। यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन के फॉर्म में ग्रो करता है। दीज आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट। ये सब अनगिनत यूजेस हैं प्लांट के। प्लांट के यूजेस कैसे हैं? अनगिनत, यानी हम गिनेंगे तो बहुत सारे यूजेस निकलेंगे, गिन भी नहीं पाएंगे, इतने सारे यूजेस, इतने यूजफुल होते हैं। साइड में पिक्चर गिवन है ये ब्रह्मा कमल की। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, यानी जो कि मेडिसिन बनाने में यूज होता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। अब जो वाइल्ड लाइफ होती है यानी जंगल की लाइफ, उसमें क्या क्या आता है? उसमें सारी जानवर, सारी चिड़ियाँ, सारे कीड़े और सारे पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो खाल होती है ऊपर की, हाइड प्रोवाइड करते हैं, और वूल प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? इंसेक्ट जैसे बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, ये हमें हनी देती हैं और ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। पॉलिनेशन आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रोसेस होता है जिससे फूल क्या करता है? पॉलिनेट करके फाइनली फ्रूट में कन्वर्ट होता है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो सब रुक जाएगा। तो पॉलिनेशन फ्लावर्स का इन्हीं की वजह से होता है। और कई सारे इंसेक्ट डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं। डिकम्पोजर जो कि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देता है। द बर्ड्स फेड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोज एज वेल। उसी तरह जो चिड़ियाँ होती हैं वो इन कीड़ों को खाती हैं और वो भी डिकम्पोजर की तरह काम करती हैं। ऐसे हम डिकम्पोजर्स जानते हैं, वल्चर्स होते हैं, गिद्ध जो होते हैं वो क्या खाते हैं? डेड चीज़ें। उन्हें स्कैवेंजर भी कहा जाता है, यानी ऐसे जानवर जो कि मरी हुई चीज़ों को खाते हैं और सफाई का काम करते हैं। ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल दैट आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम। यानी जानवर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो भी लिविंग चीज़ है वो चाहे इंसेक्ट, बैक्टीरिया इतनी छोटी ही क्यों ना हो, और हाथी, वेल जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, उन सब का इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल रोल है बैलेंस करने में। किसको? इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। इस साइड बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। Vultures in Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is used similar to aspirin और ibuprofen। इसमें क्या गिवन है कि जो वल्चर्स हैं, जो अभी बताया मैंने कि ये स्कैवेंजर है, यानी ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो ये अभी किडनी फेलर की वजह से कई सारे वल्चर्स मर गए। इसका कारण क्या था? कि जिस मरे हुए ये जानवरों को खाते थे, उन जानवरों को एक तरह का इंजेक्शन दिया जाता था जो कि एक पेन किलर होता था, दवाई दी जाती थी। ये दवाई इनकी बॉडी में रहता था और बाद में मरने के बाद ये लोग इसको खा लेते थे। खाने से इनको नुकसान हो रहा था, इसलिए इनकी किडनी फेलर से ये मरते जा रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इस तरह के जो दवाई यूज़ कर रहे थे जानवरों पे, उसको बंद कर दिया और ये ध्यान दिया कि वल्चर्स एक्सटेंट ना हो जाएं, क्योंकि इनकी जो नंबर था वो बहुत तेज़ी से कम होने लगा था। तो ये वल्चर की फ़ोटो है, आप देख रहे होंगे, नीचे गिवन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन वैसे वो सारी वेजिटेशन, वो सारे पेड़ पौधे जो नेचुरली ग्रो करते हैं, यानी हमें ग्रो नहीं करना पड़ता, हमारी बिना हेल्प के वो अपने आप ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो ये नेचुरल वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ किस तरह की वेजिटेशन होगी, वो कैसे होती है, वो पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरीली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मोस्टली जो ये ग्रोथ है वेजिटेशन की, नेचुरल वेजिटेशन की, किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, कि कहीं पे टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पे नमी कैसी है, यानी जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें वाटर कंटेंट कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। हमारे वर्ल्ड में जो मेजर टाइप्स हैं वेजिटेशन के, नेचुरल वेजिटेशन के, वो कितने टाइप के हैं? एक टाइप होता है फॉरेस्ट, यानी घने जंगल। दूसरा टाइप होता है ग्रासलैंड, जहाँ पर ज़्यादातर पेड़ ना होकर क्या होते हैं? ग्रासेस होती हैं, बड़ी बड़ी ग्रासेस। फिर आते हैं श्रब्स। श्रब्स आपने पढ़ा होगा, छोटे प्लांट होते हैं। और उसके बाद होता है टुंड्रा। ये टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? ये ज़्यादातर ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, कोल्ड रीजन्स में। अभी ये लोग डिस्कस करेंगे आगे। इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे पेड़ कैसे हो जाते हैं? दे थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है बहुत स्ट्रांग, बड़े हो जाते हैं।
पेड़। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो जंगल कहाँ होंगे? ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा वाटर हो, तभी तो नेचुरल वेजिटेशन अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। पर जैसे ही मॉइस्चर कम होने लगती है, यानी वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम होने लगता है, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो पेड़ की जो क्वांटिटी होती है, पेड़ का जो अमाउंट होता है वो कम होने लगता है, धीरे नंबर कम होने लगता है पेड़ का। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी जो घने थे ये पहले, वो कम घने हो जाते हैं। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, वहाँ पे कैसे ग्रो करते हैं? स्टंटेड ग्रोथ, यानी ऐसे पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे पेड़ ग्रो करते हैं, या फिर ज़्यादातर ग्रास, जो बड़ी बड़ी घास होती है वो ग्रो करती है पेड़ की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर कंटेंट नहीं होता। ये साइड में फोटो है ग्रासलैंड और फॉरेस्ट की। पीछे जो आप देख रहे हो बहुत सारे प्लांट दिख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है? ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रीजन है ये पूरा। और ये जो ग्रास दिख रही है आपको, लॉन्ग लॉन्ग ग्रास, ये ग्रास है। थॉर्नी श्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। जो कांटेदार श्रब्स होते हैं, पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ नहीं कहूँगा मैं, पौधे कहूँगा, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं कांटे वाले, ये कहाँ ग्रो करते हैं? ऐसी जगहों पे जहाँ पे रेनफॉल कैसा हो? लो हो, बहुत कम बारिश होती हो। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये जिस जहाँ पे ग्रो करते हैं यहाँ के प्लांट कैसे होते हैं? ये सबसे पहले तो इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत लॉन्ग होती हैं और डीप होती हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो इन्हें मॉइस्चर बहुत अंदर से खींचना पड़ता है सॉइल के। इनमें लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, या तो फिर लीव्स की जगह पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? ताकि जो वाटर का ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है, वाटर का ट्रांसपिरेशन आप जानते हो प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे जो एरियल पार्ट है, यानी जो हवा में पार्ट है प्लांट का, उसे क्या होता है? धीरे धीरे करके वेपराइज होता रहता है वाटर प्लांट के पार्ट से। तो इसमें लीव छोटी छोटी हो जाती हैं या फिर थॉर्न्स बन जाते हैं, तो इससे वाटर लूज नहीं होता ज़्यादा ट्रांसपिरेशन से। और इन पर वैक्सी सरफेस भी हो सकता है, यानी मोम की एक परत हो सकती है जिससे एवेपोरेशन कम से कम हो और वाटर लॉस ना हो। टुंड्रा वेजिटेशन एंड और ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लेजेंड्स। और जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है, अभी मैंने बताया था, ये कहाँ पर पाई जाती है? ठंडी जगहों पे। ये ज़्यादातर किस तरह की वेजिटेशन होती है? बहुत छोटी छोटी, जिसको आप काई बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की काई जमी होती है ज़्यादा मॉइस्चर वाली जगहों पे, वो। तो कोल्ड रीजन में ज़्यादातर क्या होता है? लिचन्स और मॉसेस होता है, काई। टुडे देर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। जितने लोग पहले रहा करते थे, 2 सेंचुरीज पहले, यानी करीब 200 साल पहले जितने लोग रहा करते थे, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन आज है वर्ल्ड की। और क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा लोगों को रहने के लिए या उनकी नीड के हिसाब से जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए हम क्या करते आ रहे हैं? फॉरेस्ट को काट रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकें या फिर रहने लायक घर बना सकें। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। इसीलिए जो फॉरेस्ट कवर है हमारा, जितना होना चाहिए, जितने जंगल होने चाहिए, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इसीलिए ये अर्जेंट नीड है, बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जल्दी जल्दी कोई स्टेप लेके बचा लें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको कंजर्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ। फॉरेस्ट क्या है? जंगल हमारी क्या है? हमारा धन है, हमारी कीमती चीज़ है बहुत। प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। हम ये जानते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं ये क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं जानवरों को, और वो दोनों मिलकर क्या मेंटेन करते हैं? वो बैलेंस मेंटेन करते हैं, जो इकोसिस्टम में ज़रूरी है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन क्लाइमेट और ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे हम डिस्टर्ब करते हैं, उनकी फॉरेस्ट तोड़ देते हैं, उनका घर उजाड़ देते हैं, तो हम जो ये इंटरफेरेंस करते हैं या फिर क्लाइमेट की वजह से जो इंटरफेरेंस होता है, इससे क्या होता है? इनका नेचुरल हैबिटेट होता है, जो यहाँ पर ये रहा करते हैं, इनका घर होता है, वो टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैनी स्पीशीज हैव बिकम वनरेबल और endangered एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। इसी कारण की वजह से कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं एनिमल्स की, जो या तो एक्सटेंट के खत्म होने, एक्सटेंट मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना,
मतलब पूरे अर्थ पे कोई एक भी जानवर रहना उस टाइप का, उस स्पीशीज़ का, उसे कहते हैं एक्सटेंशन। तो अब वो पूरी तरीके से विलुप्त होने के कगार पे हैं, खत्म होने वाले हैं, बहुत कम नंबर में पूरे वर्ल्ड में बचे हैं, या तो फिर ऐसे जानवर हैं जो कि तेज़ी से घट रहे हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fire, tsunami, and landslide are some of the human natural which accelerate the process of extinction of these resources. और कई सारे फैक्टर्स जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, जंगलों को ख़त्म करना, सॉइल एरोजन, अभी मैंने डिस्कस किया था, ऊपर की लेयर का वॉश अवे हो जाना, या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट की आग, फॉरेस्ट में अगर आग लग जाती है तो वो फैलती ही जाती है, उससे बहुत सारा लॉस होता है। सुनामी और लैंडस्लाइड जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये कुछ ऐसे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर हैं जो कि इनकी एक्सटेंशन को तेज कर देते हैं, इससे और जल्दी जल्दी चीज़ें एक्सटेंड हो रही हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। एक और इम्पॉर्टेंट या चिंता करने वाली चीज़ क्या है कि पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पोचिंग का मतलब क्या होता है? पोचिंग का मतलब होता है हंटिंग। हंटिंग की वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ बहुत कम होती जा रही है। जैसा कि हमारी कंट्री में टाइगर्स का नंबर बहुत कम हो गया है। कम क्यों हो गया है? क्योंकि इनका पहले बहुत हंटिंग हुई थी, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है और अब नंबर इंक्रीज़ भी होने लगा है टाइगर्स का। लेकिन पहले इतनी ज़्यादा हंटिंग हुई थी कि टाइगर्स का नंबर बहुत कम हो गया था। द एनिमल्स आर पोज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइट, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। एनिमल्स का हंटिंग क्यों की जाती है? ताकि उनसे उनकी स्किन, उनकी चमड़ी, उनके नाखून, उनके दांत, उनके सींग और उनके पंख, इन सब चीज़ों, ये चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं, इसीलिए इनका शिकार किया जाता है। लोग इलीगली इनका शिकार करते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लाइन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो। इनमें से ही कुछ जानवर क्या हैं जिनका शिकार ज़्यादा हुआ है? इनमें से वो जानवर जिनका शिकार हुआ है वो है टाइगर यानी बाघ का शिकार, शेर का शिकार, एलिफेंट का उनके दांतों के लिए होता है, डियर का उसकी खाल के लिए, ब्लैक बक जो एक स्पेशल टाइप का डियर है, ब्लैक कलर का होता है, उसका उसके हॉर्न्स के लिए, सींग के लिए, क्रोकोडाइल का उसकी चमड़ी के लिए, राइनोसोरस उसके सींग के लिए, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। उसी तरह स्नो लेपर्ड का शिकार होता है, ऑस्ट्रिच का शिकार होता है और पीकॉक का शिकार होता है। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। हम इनको कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो अवेयरनेस फैला के, लोगों को जागरूक करके कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खत्म हो जाएंगी तो कभी दोबारा से नहीं आ पाएंगी। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसीलिए हमने क्या बना रखे हैं? नेशनल पार्क बनाए रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए रखी हैं और बायोस्फीयर बनाए रखे हैं, ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम बचा सकें, कंजर्व कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। हमें जितने भी लेक्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी रहता है। क्रीक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? क्रीक्स का मतलब है रिवर, छोटी रिवर समझ सकते हो आप, स्ट्रीम एक तरह की नहर। तो इन सब जगहों को भी बचाना है क्योंकि ये जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज आर नॉट डिस्टर्ब। हमारे एनवायरमेंट में क्या बना रहता है? नेचर में एक बैलेंस होता है, तो ये बैलेंस तब तक बना रहेगा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस। लेकिन जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई हैं उन्होंने सारा बैलेंस बिगाड़ दिया है। ये फोटो में ब्लैक बक को देख सकते हो आप, ये हिरन है काले कलर की, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और इसकी हंटिंग पूरी तरीके से रोकी गई है क्योंकि इसका नंबर बहुत कम हो गया था और अब इसकी हंटिंग करना कैसा है? इलीगल है। Habitats of many due to the indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinction. इसी किलिंग की वजह से, यानी हंटिंग की वजह से हुआ क्या है? इन जानवरों और बर्ड्स या तो एक्सटेंट हो गई हैं, पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं, तो वही या तो विलुप्त होने की कगार पर है, यानी विलुप्त होने ही वाली हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। इसलिए हमें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, जैसे वन महोत्सव। वन महोत्सव में क्या किया जाता है? आप इसके नाम से समझ रहे हैं, वो वन यानी जंगल, जंगलों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है और पेड़ लगाए जाते हैं। वन महोत्सव इनको स्कूलों में और कम्युनिटीज़ में इनकरेज करना चाहिए ताकि लोग वन महोत्सव में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सीखें और प्लांट लगाएं।
School children should be encouraged to birdwatch and visit nature camp as they appreciate the habitat of varied species. बच्चों को अलाउ करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो इस स्पीशीज़ को, जो ये बर्ड्स हैं, इन सबको देखें ताकि वो जानें कि कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं और इन्हें बचाना भी ज़रूरी है, इनका वो इम्पोर्टेंस भी समझें. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of bird and animals. कई सारी कंट्रीज़ में इसीलिए रूल बना दिए गए हैं, कानून बना दिए गए हैं, लॉस, जहाँ पर इन चिड़ियों को, जानवरों को मारना या फिर इनका व्यापार करना, ट्रेडिंग करना, इनको बेचना भी जुर्म है. इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक इज इलीगल. उस तरह इंडिया में शेरों का शिकार या बाघ का, हिरणों का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पीकॉक का शिकार करना कैसा है? इलीगल है, कानूनी अपराध है. An international convention, CITES, has been established that lists several species and animals, birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइटीज़, जिसने सारे एनिमल्स और बर्ड्स की लिस्ट बना रखी है जिनका ट्रेडिंग करना इलीगल है, यानी जिनका व्यापार करना गैर कानूनी है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स हमारी क्या होनी चाहिए? मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए हर एक सिटीज़न की कि हम नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को हमेशा कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें. इन फोटोज़ में आप देख रहे हो, यहाँ चीतल्स, एक टाइप की डियर है जो इंडिया में पाई जाती है, ये उसका हर्ड है. और यहाँ पर एलिफेंट्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में. वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर बनाए. नेशनल पार्क समझिए क्या चीज़ होती है. तो नेशनल पार्क क्या होता है? अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन. इसमें क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल एरिया होता है जहाँ पे जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी होती है, यानी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों का ही ध्यान दिया जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि वो फ्यूचर के लिए बचे. प्रेजेंट में तो रहें ही, पर साथ साथ में फ्यूचर के लिए भी बचे रहें, ख़त्म ना हो जाएं. और बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व is a series of protected area linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है? ये ऐसे एरियाज होते हैं जिनके अंदर एक नेटवर्क टाइप का समझ सकते हो, जिसमें कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें एक साथ की जाती हैं. यानी ये भी ध्यान रखा जाता है कि उन चीज़ों का डेवलपमेंट भी होता रहे और कंजर्व भी रहें वो. बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पार्क से बड़ा होता है और उसके अंदर कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पार्क आ सकते हैं. यानी बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा बड़ा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ी छोटी होती है. लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है. तो यहाँ हमारा ये चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है. अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.